हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट टेक एक्शन। यानी कि केवल जानना ही काफी नहीं है, जो आपके पास जानकारी है उसके ऊपर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केवल और केवल डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन कितना लिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शन कितना लिया जा रहा है, वो क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, लगभग जीरो, अप्रोक्सीमेटली। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा मज़ा आता है केवल इंफॉर्मेशन गैदर करने में, उसके आगे उसके ऊपर एक्शन हम ले नहीं पाते। तो वही हमें, जो हमारी इनकेपेबिलिटी है ना कि हम एक्शन नहीं ले पाते, हमें उसको ओवरकम करना है अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, तो हम भी अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीधे चलते हैं एक्शन की तरफ और स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024. Atal Setu is a significant step in India's bid to project itself as a key investment destination. Atal Setu is a है significant, महत्वपूर्ण स्टेप, महत्वपूर्ण कदम है इन इंडियाज बिड, हिंदुस्तान का जो एक बिड है। बिड मतलब कि हिंदुस्तान की जो एक मंशा है कि हम क्या करें दुनिया के उसमें लेवल पे कुछ अपना एक प्रयास जो दिखाना चाह रहे हैं। अब किस चीज का बिड है? टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को दिखाने की, एज अ की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, की हम एक बहुत बड़ा केंद्र है अगर आपको फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो। यानी कि बाहर की कंपनीज को वो दिखाना चाह रहे हैं, फॉरेन करेंसी को, फॉरेन कंट्रीज को दिखाना चाह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीक द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, the 22-kilometer long 6-lane अटल सेतु was inaugurated. पिछले हफ्ते देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज, जो कि 22 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला अटल सेतु है, उसको इनॉग्रेट किया गया। Formerly called the अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहवा शेवा अटल सेतु, जिसका पहले नाम क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहवा सेवा अटल सेतु, और द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, या फिर इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता था। द ब्रिज हैज बीन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹17,840 करोड़। तो ये कितनी कीमत से, कितनी लागत से बना है? 17,840 करोड़ से बना है। By using it, commuters will be able to cut the travel time. Commuters कौन होते हैं? जो यात्री होते हैं। तो बोल रहे हैं इसके इस्तेमाल से जो यात्री हैं उनका ट्रैवल टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन सेंट्रल मुंबई एंड फास्ट ग्रोइंग नवी मुंबई। अभी कहाँ से कहाँ तक का रास्ता कट करता है? सेंट्रल मुंबई से लेके फास्ट ग्रोइंग यानी कि तेजी से उभरती हुई नवी मुंबई वाला जो इलाका है वहाँ पे फ्रॉम 2 hours टू अबाउट 20 minutes, जो कि पहले कितना था, 2 घंटे का रास्ता उनको तय करना पड़ता था और अब उनको लगभग 20 मिनट का सफर लगेगा। बट viewing the Atal Setu merely as a way to decongest the traffic woes in India's financial capital, बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको केवल और केवल, अगर हम ये एक तरीका देखें किस चीज का, कि भाई ये तो जो हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे जो ट्रैफिक है उसको कम करने का प्रयास है, उसको डीकंजेस्ट करने का प्रयास है। तो ये क्या करता है? मुसीबतों को बढ़ाता है। किसकी? हिंदुस्तान की। फाइनेंशियल कैपिटल वुड बी akin टू मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर ट्रीज। तो ये किसके समान होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एकिन मतलब उसके समान है। किसके समान है? कि हमने ओवरऑल सिचुएशन को, जो ये बोल रहे हैं ना, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर ट्रीज, की पेड़ों के लिए हमने जंगल की अनदेखी कर दी, तो वैसे ही इसके लिए हमने
ओवरऑल सिचुएशन को अनदेखा कर दिया। अगर हम ये कहें ना कि हमने इसको निर्माण केवल ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करने के लिए किया है, तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि इसका निर्माण का जो प्रक्रिया है और निर्माण का जो पीछे का मकसद है वो काफी बड़ा है। ये वही बात हो जाएगी कि हम केवल पेड़ों को देख रहे हैं, जंगल को नहीं देख रहे। तो हम केवल ट्रैफिक को देख रहे हैं, इसका जो बड़े तौर पे व्यापक मकसद है हम उसको नहीं देख रहे। It is indeed another key step in India's bid to transform not only its physical infrastructure, बोल रहे हैं, बल्कि ये क्या है, ये यद्यपि वास्तव में क्या है, एक और बड़ा कदम है किसके लिए, कि हिंदुस्तान का एक प्रयास है कि वो अपनी जो छवि है उसको सुधारे, उसको ट्रांसफॉर्म करे, ना केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बट ऑल्सो इट्स ग्लोबल इमेज एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। केवल इस चीज की छवि ना सुधारे इंडिया की, ट्रांसफॉर्म ना करे कि भाई हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना अच्छा बना सकते हैं, बल्कि दुनिया की नजर के सामने हिंदुस्तान ऐसे प्रेजेंट हो कि भाई हमारे पास अभी भी बहुत सारा स्कोप है और आपके इन्वेस्टमेंट से हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। While inaugurating the bridge, Prime Minister Narendra Modi said the Atal Setu is the picture of developed India। अब इस ब्रिज का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि अटल सेतु जो है वो डेवलप्ड, विकसित भारत की एक पिक्चर है, तस्वीर है। दिस इज अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट अ डेवलप्ड इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक। ये एक झलक है, ग्लिम्प्स मतलब झलक है कि एक डेवलप्ड, विकसित भारत कैसा दिखने वाला है, उसकी केवल ये एक झलक है। Over the past decade, the government has carried out structural reforms that will pave the way for India's economy to realize its full potential। बोल रहे हैं पिछले कुछ दशक में हिंदुस्तान ने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लेकर आए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब कि ढांचागत चेंजेस लेकर आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आए हैं, जिनसे क्या होता है, एक रास्ता बन जाता है किसके लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, टू रियलाइज कि वो अपने पूरे पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल से आगे बढ़ सके, इसके लिए एक रास्ता खुल जाता है। In the wake of global financial crisis of 2008, बोल रहे हैं 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके परिणाम स्वरूप इंडियाज ग्रोथ स्टोरी फॉल्टर्ड एज द इकोनॉमी फेस द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें लड़खड़ाहट आ गई, फॉल्टर मतलब लड़खड़ाहट आ गई, हिंदुस्तान की जो ग्रोथ की कहानी है उसमें थोड़ी लड़खड़ाहट आ गई, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम फेस कर रही थी। अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ बैंकिंग जो सेक्टर है और कॉर्पोरेट सेक्टर है, दोनों ही जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हों। Private businesses were over-leveraged while most of the banks were weighed down by non-performing assets। पूरे प्राइवेट बिजनेसेस जो थे, जो भी प्राइवेट बिजनेस थे, वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्या था, ऋण था, ठीक है, और वहीं साथ ही साथ जो बैंक्स थे उनको भी वे डाउन किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर भी भार था। किस चीज का भार था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, कुछ लोन दिए हैं जो वापस नहीं आने वाले, ठीक है, या फिर कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां से पैसा वापस नहीं आने वाला। तो ये दोनों चीजें क्या है, प्राइवेट सेक्टर में भी, बिजनेसेस में भी परेशानी आ रही थी और बैंकिंग सेक्टर में भी परेशानी आ रही थी। These factors threaten to drag down India's ability to become an international investment destination। तो ये जो दोनों पहलू हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा तनाव डाला, डराया। किस चीज को डराया, कि हिंदुस्तान की जो काबिलियत है उसने उसको नीचे खींच लिया। ड्रैग डाउन मतलब नीचे खींचना, अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचना, टू बिकम एन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डराया कि हम इंडिया की जो काबिलियत है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने की, उसको नीचे खींच देंगे एंड कम्पीट विद लाइक्स ऑफ चाइना। और चाइना जैसे देशों के साथ में कम्पीट करने के लिए भी एक खतरा बन गया हमारे लिए, कि हम नहीं कर पाए। एज थिंग्स स्टैंड टुडे, लेकिन आज जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, इंडियन बैंक्स हैव बीन नर्स्ड बैक टू हेल्थ। तो हिंदुस्तान के जो बैंक्स हैं वो भी वापस से स्वस्थ स्थिति में आ चुके हैं। नर्स्ड बैक टू हेल्थ मतलब स्वस्थ हो चुके हैं, उनमें सुधार आया है। एंड दे आर बोथ रेडी एंड केपेबल
ऑफ फाइनेंसिंग इंडियाज ग्रोथ। और तो इस वक्त पे वो दोनों ही हैं, तैयार भी हैं और सक्षम भी हैं कि हिंदुस्तान में की फाइनेंसिंग ग्रोथ को वो बढ़ावा दे सकें या उसमें हिस्सेदार कर बन सकें। In the meantime, the government has taken a lead in boosting infrastructure। और इसी दौरान में हिंदुस्तान ने सरकार ने क्या किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी करने में आगे एक लीडरशिप की क्वालिटी हासिल करी है कि वो बढ़ चढ़ के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। It has done this both by allocating an increasing amount of resources। अब ये कैसे किया गया, बहुत भारी संख्या में रिसोर्सेस दिए गए, ठीक है, टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्च के लिए, एज वेल एज इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। और ऐसे प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर किया गया। देखो, फंड्स दिए जाए लेकिन वो फंड्स ऊपर ऊपर खा लिए जाए या फिर यूटिलाइज नहीं प्रॉपरली किए जाए या फिर जो प्रोजेक्ट करना है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो फिर फायदा कुछ नहीं है ना। फंड्स तो पहले भी आ रहे थे लेकिन अब फंड्स भी बढ़े हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हुआ है। Most metrics suggest that, be it roads, railways, ports, airports, or bridges, the pace and quality of construction has risen sharply from the long-term average। बोल रहे हैं मैट्रिक्स क्या होता है, मापदंड। तो बोल रहे हैं ज्यादातर जो जितने भी मापदंड हैं वो चाहे वो रोड के हों, रेलवेज के हों, पोर्ट्स के हों, एयरपोर्ट्स हों, ब्रिजेस हों, वो यही दर्शाते हैं कि जो पेस यानी कि गति और क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की वो बहुत तेजी से, बहुत शार्पली राइज करा है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एवरेज, जो कि पिछले लंबे समय से एक एवरेज कंस्ट्रक्शन था हमारा। What's more, this pace of infrastructure creation is set to increase। और ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो गति है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। फोकस ऑन बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा प्रयास किसके ऊपर दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। बी इट, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो, is of paramount importance if India wants to truly take advantage of the disenchantment with China that's sitting in several parts। बोल रहे हैं ये क्या है, पैरामाउंट है यानी कि सर्वोपरि है, सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखता है अगर हिंदुस्तान चाहता है वाकई में ट्रूली टेक एडवांटेज की, एडवांटेज लिया जाए जो भी डिसएंचैंटमेंट यानी कि मोह भंग हुआ है दुनिया का चाइना से, दैट सेटिंग इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी देशों का चाइना से मोह भंग हुआ है वहां पे हिंदुस्तान अपनी पकड़ बना ले तो इसका ये सबसे सर्वोपरि मौका है, अपॉर्चुनिटी है। Developed country markets and investors are looking for countries that can replace China in global supply chain। जो developed countries हैं और वहाँ की जो market है और investors है वो ढूंढ रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऐसे देश सामने आए जो कि चाइना का जो ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर दबदबा है उसको हटा सके, उसको रिप्लेस कर सके। India can leverage this opportunity to become a developed country in the next quarter of a century if it can find a way to match its existing advantages of a young and ambitious labor force। बोल रहे हैं इंडिया क्या कर सकता है, लेवरेज कर सकता है यानी कि फायदा उठा सकता है इस अपॉर्चुनिटी का। कैसे, टू बिकम, कि एक डेवलप्ड देश बनने की जो अपॉर्चुनिटी इसका फायदा उठा सकता है अगले क्वार्टर में ऑफ अ सेंचुरी। इस सेंचुरी का जो अगला क्वार्टर आएगा उसमें अगर इफ इट कैन, अगर ये कर सके क्या, फाइंड अ वे, एक रास्ता ढूंढ सके टू मैच इट्स एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस, जो अभी की हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि हमारे पास यंग और एम्बिशियस लेबर फोर्स है, उसकी एडवांटेजेस अगर हम ले सकें तो हम ये कर सकते हैं। अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा है कि हमारे पास एक फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है एंड अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विद द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दीज डिजर्व। बोल रहे हैं और हमारी डेमोक्रेसी भी अच्छी है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि जिसमें इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकते हैं वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे पास ज्यादा स्कोप है इस तरीके की डेवलपमेंट करने का। However,
A bulk of the capacity enhancements are a result of the direct government spending. बोल रहे हैं कि जो बड़ा हिस्सा है कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कि कितनी एनहांसमेंट हम कर सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी है, वो किसका रिजल्ट है, इसकी सरकार कितना स्पेंड करती है, सरकार कितना खर्च करती है. In an emerging economy, there are limits to how long the government can go all by itself. बोल रहे हैं एक उभरती हुई कोई भी इकोनॉमी है उसमें एक लिमिट है, ठीक है. किस चीज की लिमिट है कि सरकार अपने आप से कितना खर्च कर सकती है. देखो भाई, अभी हमारी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड बनने के लिए हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए. क्या इतना सारा इन्वेस्टमेंट हमारी खुद की सरकार कर सकती है, या हमें किसी बाहर के देश की, फॉरेन कंट्रीज की, फॉरेन कंपनीज की जरूरत पड़ेगी, या फिर हमें अपनी देश की प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनकी जरूरत पड़ेगी, उनसे मदद चाहिए होगी, ठीक है. तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है. फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ द प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू स्टेप इन एज वेल. पहली बात आ गई कि अगर हमें सस्टेन्ड निरंतर ग्रोथ करनी है तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें मदद का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. स्टेप इन मतलब हस्तक्षेप करना पड़ेगा. तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, What is the primary significance of Atal Setu as highlighted in the passage? कि मुख्य क्या इम्पोर्टेंस है, प्राइमरी किस लिए बनाया गया था अटल सेतु, जैसा कि पैसेज में बताया गया है. Atal Setu is primarily a solution to traffic problems in Mumbai, reducing commute time substantially. तो राइटर ने बोला ना कि अगर हम केवल यही बात सोचें कि उससे ट्रैफिक जो है वो डीकंजेस्ट हो जाएगा, तो ये कहना गलत होगा. ये हम बड़ी पिक्चर का छोटा सा हिस्सा देख रहे होंगे, ठीक है. तो ये सही नहीं है. The inauguration of Atal Setu is a major step towards enhancing India's physical infrastructure and boosting its image as a global investment hub. बोल रहे हैं कि अटल सेतु के इनॉग्रेशन से एक बहुत बड़ा हमने कदम उठाया है कि इंडिया का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एनहांस हुआ है, वृद्धि हुई है उसमें, और दुनिया की नजर में हमारी छवि जो है वो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे बन पाई है. So option B is correct. According to the passage, how has the Atal Setu impacted India's position on the global stage? कि पैसेज के अनुसार अटल सेतु ने किस तरीके से हिंदुस्तान की जो स्थिति है ग्लोबल स्टेज पे उसको प्रभावित किया है. तो उन्होंने हमारी स्थिति एक क्राइसिस से उठकर आने वाले देश के तौर पे, या फिर एक इकोनॉमिक चैलेंजेस से उभर कर आने वाले देश के तौर पे की है, और जो कि लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव कर रहा है, ऐसे देश के तौर पे की है. It has directly solved the twin balance sheet problem that emerged after the global financial crisis. तो उसमें केवल एक अटल सेतु के निर्माण का हाथ नहीं है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में बहुत लंबे, क्योंकि 2008 का क्राइसिस है, ठीक है. तो 2008 के बाद से धीरे धीरे करके आज हम बात करें 2024 में, तो वो धीरे धीरे करके इन सालों में हुआ है, ठीक है. तो कोई एक अटल सेतु उसको नहीं रिकवर कर पाया है. ओके. द ब्रिज has positioned India as a leading competitor against China in terms of economic growth. कि ये जो ब्रिज है इसने हिंदुस्तान को चाइना के अगेंस्ट में एक लीडिंग कॉम्पिटिटर के तौर पे खड़ा कर दिया है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में. तो ये भी कहना गलत है. केवल एक ब्रिज जो है वो चाइना का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है. Atal Setu symbolizes India's commitment to overcoming its economic challenges and improving its infrastructure. बिल्कुल करेक्ट है कि ये इशारा करता है कि हिंदुस्तान ने जो अपना कमिटमेंट था, जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको पार करने का, उसको पूरा किया है, और अपने साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. According to the passage, what is crucial challenge that India faces in maintaining the momentum of its infrastructure growth? बोल रहे हैं कि क्या चैलेंज हिंदुस्तान के सामने आया है अपनी गति इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बना के रखने के लिए.
The primary challenge is the lack of skilled labor and technical expertise to continue the pace of infrastructure development. ये जो मुख्य चैलेंज है वो ये है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, जिसकी बुनियाद पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति जो है बनाए रखें। तो ये इनकरेक्ट है, हमारे पास लेबर भी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है, ठीक है। India's main hurdle is the environmental regulations that slow down the pace of infrastructure project. तो इसके बारे में हमने इस पैसेज में चर्चा नहीं करी है, ये आंसर गलत है। The key challenge is the limitation of government funding. बोला ना कि देखना ये होगा कि कितने दूर तक हमारी सरकार अपने बलबूते पे जा सकती है, जिसकी मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी ज्यादा अच्छे से और ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है। तो की चैलेंज क्या है कि सरकार की फंडिंग की एक लिमिटेशन है, नेसेसिटेटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो कि सीधे तौर पे इशारा करता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ, अगर हमें निरंतर ग्रोथ करनी है तो। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What is the tone of the passage? तो टोन काफी पॉजिटिव दिखाई ना उनने कि अटल सेतु के निर्माण से हमारी जो छवि है दुनिया की नजर में वो चेंज होगी। ऊपर से उन्होंने बोला कि हम चाइना, इस वक्त हमारे पास अच्छी, ये अटल सेतु का निर्माण जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाता है चाइना को रिप्लेस करने का, जो देश चाइना से धोखा खा चुके हैं या मोह भंग हो चुका है जिन देशों को उनकी नजर में, ठीक है। तो पैसिमिस्टिक नेगेटिव नहीं है, हाईलाइटिंग द चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स। इनकरेक्ट है ये। Critical, offering a stringent critique of India's economic policies and infrastructure projects like Atal Setu. Incorrect है। Neutral, providing an unbiased factual account of the Atal Setu without expressing any opinions or judgment. तो देखो कुछ तो उन्होंने तथ्य बताया लेकिन उन्होंने बहुत एक ओपिनियनेटेड भी बताया जजमेंट। कैसे कि उन्होंने जब हम बोला कि हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं, बहुत सारे देश हैं जो चाइना से धोखा खा चुके हैं, उनसे तंग आ चुके हैं, हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना हाथ जमा सकते हैं, तो ये क्या है, न्यूट्रल नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिफ्लेक्टिंग अ पॉजिटिव एंड होपफुल आउटलुक ऑन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। From the passage, it can be inferred that all of the following are true about the Atal Setu except that। पैसेज के अनुसार अटल सेतु के बारे में निम्नलिखित में से सारी बातें सही हैं केवल एक को छोड़ के। इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ठीक है इतना पार्ट। मेजरिंग 22 किलोमीटर, ये भी करेक्ट है। इन लेंथ, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट है, ये तो ट्रू है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम बिटवीन सेंट्रल मुंबई एंड नवी मुंबई, ये भी करेक्ट है। 2 घंटे से रिड्यूस होके कितना कहाँ पर पहुंच गया, 20 मिनट्स, नियरली 20 मिनट्स, ठीक है, तो ये कम हो गया। द ब्रिज वॉज प्राइमरली बिल्ड टू एलिविएट ट्रैफिक कंजेशन इन मुंबई, तो मुख्य उद्देश्य उसका ट्रैफिक कंजेशन नहीं था, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है जहां पे हम प्राइमरली बिल्ड यानी कि मुख्य तौर पे उसको ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए बनाया गया था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज फॉल्स। Atal Setu symbolizes India's transformation in terms of infrastructure and global investment appeal. ये भी correct. A reward is a dash which motivates a person to achieve excellence in his field. तो वो क्या है होता है reward? एक monument. Monument मतलब क्या होता है? एक स्मारक। collection मतलब किसी चीज का संग्रह। recognition मतलब कि मान्यता देना, किसी चीज की उपलब्धि को मान्यता देना। तो रिवॉर्ड क्या है, वो एक रिकॉग्निशन है। आपको रिवॉर्ड तब भी मिलता है ना जब आपकी जो काबिलियत है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको मान्यता दी जाती है कि हाँ भाई आपने इस एग्जाम में टॉप किया। अगर आपने टॉप किया लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिला तो वो क्या बोल रहे हैं, रिवॉर्ड किसी दूसरे बंदे को दे रहे, मतलब आपकी काबिलियत को मान्यता नहीं दे रहे। सो ऑप्शन सी रिकॉग्निशन इज करेक्ट। मेमोरियल मतलब यादगार। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशन बोल रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कुछ नियमों के साथ में करते हैं। It is dash misunderstood as a restriction to freedom. इसको अक्सर इसको गलत समझा जाता है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन है हमारी आजादी के ऊपर। तो देखो भाई डिसिप्लिन का मतलब जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप कुछ नियमों को पालन करते हुए अपनी
आजादी के साथ में जिंदगी जी सके, ठीक है। बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज, लेकिन ये क्या करता है, हमारी जिंदगी को ऑर्गेनाइज कर देता है, ठीक है। डिसिप्लिन इज अ डैश फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशनल्स। अब डिसिप्लिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए और जो भी लोग कुछ अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। अ disciplined person always dash in each and every field of life। भाई जाहिर सी बात है, बोलते हैं ना मोटिवेशन डजंट लास्ट बट डिसिप्लिन डू। तो मोटिवेशन आपका एक दिन रह सकता है, आधा घंटा रह सकता है, 20 मिनट रह सकता है, 2 महीने भी रह सकता है, लेकिन अगर आप किस काम को करने के लिए डिसिप्लिन्ड है कि मुझे रोज सुबह 2 चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, या फिर मुझे इतना कंप्लीट करना ही होता है हर पर्टिकुलर डे में, तो वो क्या है, आपके स्वभाव का हिस्सा है। डिसिप्लिन जो है आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, जिसको हैबिट बोला जाता है, तो आप जरूर कामयाब होते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि एक जो डिसिप्लिन व्यक्ति है वो हमेशा हर एक फील्ड में, लाइफ की हर एक फील्ड में, हर एक पहलू में आगे ही रहता है। डिसिप्लिन पीपल डैश अ डिसिप्लिन सोसाइटी। तो मेक की बात हो सकती है कि डिसिप्लिन लोग ही एक डिसिप्लिन सोसाइटी बनाते हैं एंड अ पावरफुल नेशन, और एक बहुत मजबूत शक्तिशाली देश बनाते हैं। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल। अब डिसिप्लिन को थोपा नहीं जाना चाहिए लोगों के ऊपर, रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन, बल्कि ये अंदर से आना चाहिए। जैसे फौज में, मिलिट्री स्कूल में जैसे बच्चे जाते हैं, छोटे से छोटे बच्चे होते हैं 5th 6th क्लास के, उनको डिसिप्लिन थोप दिया जाता है उनके ऊपर, सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको कहाँ इतना कुछ, पहली बार घर से बाहर आया, लेकिन थोपा जाता है, उनको बाउंड किया जाता है। तो वो क्या है, वो इस डिसिप्लिन से चिढ़ जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। बड़े होते होते हम सोचते हैं कि हमने मिलिट्री स्कूल में बच्चा भेज दिया, सैनिक स्कूल में भेज दिया, RIMC में भेज दिया, हमारा बच्चा बड़ा ही अब डिसिप्लिन व्यक्ति बनकर निकलेगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जहाँ पे वो बच्चे और ज्यादा जिद्दी, अड़ियल और इनडिसिप्लिन होके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस डिसिप्लिन से नफरत हो जाती है, क्योंकि उनको जबरदस्ती वो करवाया जाता है, इसलिए। It is dash misunderstood as a restriction to freedom, but it makes our life organized. Happily मतलब उसको खुशी से मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, यूजुअली आमतौर पे, स्लोली धीरे धीरे, प्राउडली गर्व से, तो इसको आमतौर पे मिसअंडरस्टैंड किया जाता है ना, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Discipline is a dash for students and people in different professions. Disadvantage, डिसिप्लिन एक डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स और लोगों के लिए अलग अलग प्रोफेशंस में, तो ये इनकरेक्ट है। डिसिप्लिन कभी भी डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, राइट। वर्च्यू मतलब होता है गुण, अच्छाई, तो ऑब्वियसली बात है डिसिप्लिन एक गुण है, अच्छाई है, राइट। ड्रीम सपना है, कर्स श्राप है, सो क्या है, ऑप्शन बी गुण इज करेक्ट। A disciplined person always dash in each and every field. Succeed, succeeds, successful, success. तो एक disciplined person क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो क्या आएगा, succeeds। क्या आना चाहिए, a disciplined person always succeeds in each and every field of life. Disciplined people dash a disciplined society। तो क्या करते हैं, बनाने की बात आ रही है ना, कुछ विकास करने की, तो डिसिप्लिन पीपल मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश फोर्स्ड, इम्पोज्ड, ठीक है, तो क्या आएगा, कर्ब्ड, कर्ब मतलब रोकना, एडोन्ड का मतलब सजाना, इम्पोज्ड मतलब थोपना, रिपोज्ड मतलब विश्राम करना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इम्पोज्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दे कैन देन परचेज देम। अब दे यानी कि वे लोग, कैन कर सकते हैं, देन फिर कर सकते हैं, मतलब उसके बाद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, देम उनको। अब दे और देम दोनों ही प्रोनाउंस है, ठीक है, नाउन होगा, उसी के लिए दे और देम इस्तेमाल किया होगा, तो यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलो ऑप्शंस में गिवन भी नहीं है, बोल रहे हैं उसके बाद वे लोग उसको परचेज कर सकते हैं ऑन सब्सिडाइज रेट्स, सब्सिडाइज यानी कि कम कीमतों के ऊपर, विद एडिशनल लोन फैसिलिटी, और साथ ही साथ इसके साथ में उनको क्या मिल जाएगी, एक लोन फैसिलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। इट विल, इट मतलब
कोई ऐसी चीज जिसको पहले जिक्र किया गया है। इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि वो टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करेगी। अब वो कौन करेगी? नो आइडिया, यानी कि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में है बी, और बस ऑप्शन ए में है बी। तो ये क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करेंगे। एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होगी, उनको इम्पोर्ट करेंगे एंड प्रोवाइड देम टू एंटरप्रेन्योर्स। और उनको, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? जो नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आते हैं, नए नए बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, जो कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको ये दिया, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उनको दिए जाएंगे। The Indian government has announced certain facilities in the budget session, कि हिंदुस्तान सरकार ने क्या किया है? कुछ फैसिलिटीज अनाउंस की है, घोषणा करी है बजट सेशन में, ठीक है। और फाइनल स्टेटमेंट है हमारा दिस विल, दिस अगेन ये, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। किसके बारे में पहले बात की होगी? तो यानी कि डी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा? दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। इससे क्या होगा? जो इकोनॉमिक कंडीशन है एंटरप्रेन्योर्स की, वो क्या होगी? एंटरप्रेन्योर्स की वो बेहतर हो पाएगी, मजबूत हो पाएगी। तो एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को कुछ चीज देने की बात की गई थी, उसी के बारे में आगे कहा जा रहा है कि इससे उनकी स्थिति जो है वो बेहतर हो पाएगी। यानी कि बी स्टेटमेंट जो है वो डी स्टेटमेंट से पहले होगा, ठीक है। बी स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट से पहले होगा। अब बी डी से पहले होगा, बीच में गैप भी हो सकता है, साथ में भी हो सकते हैं। अब देखो ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी में सी ए डी पहले है, बी बाद में है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। सी में है सी बी ए डी, बी पहले है, डी बाद में है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टू थ्रो अ फिट, थ्रो अ फिट मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना, ठीक है। तो बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना। कॉशन समथिंग अबाउट फिटनेस, कि फिटनेस को लेकर, सेहत को लेकर कुछ चीजों से आप परहेज करते हैं ना, तो उसके बारे में। कॉशन समवन अबाउट फिटनेस, किसी को फिटनेस के लिए कुछ सतर्क करना। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फेंट एंड फॉल डाउन, बेहोश हो जाना और गिर जाना। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब होता है इंसल्ट करने वाला, अपमानजनक। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? डिप्रिशिएटिंग, डिप्रिशिएटिंग मतलब किसी चीज का मूल घटा देना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। और इंसल्टिंग मतलब अपमानजनक। तो डेरोगेटरी और इंसल्टिंग तो क्या है? सिनोनिम है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? इसका एंटोनिम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट का सिनोनिम हम बताना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप मान्यता दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब कि किसी चीज में आप उलझ गए हैं, भ्रांति किसी प्रति की। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब हटाना। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन मतलब किसी चीज का मुआवजा देना। और कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मतलब स्वीकृति। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Those who follow a healthy routine is likely enjoying good health. वो लोग जो हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं वो अच्छी सेहत को एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है, ये बोलना है हमें। तो दोज हु मतलब वो लोग, तो वो लोग बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है, तो इसकी जगह क्या आएगा? आर लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ, ठीक है। जो करते हैं वही इंजॉय करेंगे ना गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली टू एंजॉय। ऑप्शन सी में एरर है, ठीक है। आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉयल देयर डैश डिजाइन्स। बोल रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? कठोर कदम उठाने चाहिए टेररिस्ट के अगेंस्ट, और उनके जो गलत तरीके हैं उनको क्या करना चाहिए? फॉइल करना चाहिए, यानी कि उनको पकड़ना चाहिए, धरपकड़ करनी चाहिए, उनसे सतर्क होना चाहिए। अब एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी का मतलब क्या होता है? बहुत ही उत्कृष्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये एग्जाम्पल, एग्जेम्पलरी का मतलब होता है उदाहरण स्वरूप। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक। और मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है
हानिकारक, ठीक है। तो उनके जो हानिकारक डिजाइन है, तरीके हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, उनको डिस्पोज करना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्च। इसका हमें सिनोनिम बताना है। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटा सा। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है बड़ा ही विनम्र। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है अत्यधिक, कोई चीज खर्च करने वाला, है ना, अपनी लिमिट से ज्यादा का कुछ। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब घमंडी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एक्स्ट्रावेगेंट इज करेक्ट। When I reached the cinema hall, the movie had already began. तो जब आप सिनेमा हॉल पहुंचे तो मूवी की शुरुआत हो चुकी थी, तो ऑलरेडी बिगन आएगा। बिगैन की बजाय क्या आएगा? बिगन। ऑप्शन ए में एरर है, ऑलरेडी बिगन। His elder sister taught him English. पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। उसकी एल्डर सिस्टर, हिज एल्डर सिस्टर, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। टॉट, ये क्या है हमारा वर्ब है। और हिम, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उसको पढ़ाई गई ना, तो अब ही पहले आ जाएगा। ही वॉज टॉट, या क्या आएगा देखो, चलो देखते हैं। ही इज बीइंग टॉट, उसको पढ़ाया गया, पास्ट की बात है, राइट। तो ही इज बीइंग तो नहीं आएगा। ही, हिज एल्डर सिस्टर इज टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये भी गलत है। he has been taught English by his elder sister, had आना चाहिए, पास्ट की बात में है। he was taught English by his elder sister, option D is correct. The mathematical calculation of this problem is easy than a previous one. जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो easy की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है? easier, क्या होती है? EASIER, easier। और फिर than आएगा। the previous one, a previous one कोई जेनरिक बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम की हम चर्चा कर रहे हैं ना, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की चर्चा करें जो हमने इससे पहले करी थी। तो बोल रहे हैं कि ये वाली जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इससे पिछली कैलकुलेशन से आसान है, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है और जस्ट पहले वाली कैलकुलेशन की बात की जा रही है। तो इजियर दैन दी प्रीवियस वन, इजी दैन दी, इजियर दैन दी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The teacher said to me, you have not submitted the assignment. तो टीचर ने आपको बताया कि आपने असाइनमेंट नहीं किया है अभी सबमिट। तो टीचर told me, the teacher said to me that I had not submitted the assignment. The teacher told me that I have not submitted the assignment. The teacher told me that I had not submitted the assignment. Option C is correct. No effort has been made by the Indian cricket team to cash off on its vibrant image in the World Cup, कि हिंदुस्तान के टीम, क्रिकेट टीम के द्वारा वर्ल्ड कप में अपनी जो बहुत ही अच्छी छवि है ना, कि भाई हिंदुस्तान टीम जो है बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, तो ऐसी वाली जो छवि है उसको कैश इन नहीं कर पाए, ठीक है। तो क्या आता है? टू कैश इन ऑन, ठीक है। कैश ऑफ नहीं होगा, कैश इन। कैश इन करना मतलब अपनी छवि के अनुरूप कुछ व्यवहार करना। टू कैश थ्रू इन, टू कैश ऑफ ऑन, टू कैश इन ऑन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। वर्चनरी, वर्चनरी का मतलब क्या होता है? पशु चिकित्सा जो होती है ना, उसको बोलते हैं वेटनरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, रिहर्सल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एम्प्लॉयड और सेपरेबल, ठीक है, तो ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए वेटनरी इज करेक्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा, ये है क्योंकि उसकी खुशबू की वजह से। अरोमा मतलब खुशबू की वजह से। तो ये दिस और उसकी, इट्स उसकी, यानी कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है, हटा दो इसको। अरोमा, फ्लेवर एंड वैरायटी इन द मार्केट, ये क्यों है? उसकी अरोमा, खुशबू, स्वाद और वैरायटी जो मार्केट में मिलती है उसकी वजह से है। Thus, it leads to poor health and mental disorder among children. इसकी वजह से क्या होता है? बच्चों में खराब सेहत और मेंटल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, ठीक है।
Children as well as teenagers are tempted towards junk food. बच्चे और साथ ही साथ टीनेजर्स जो है वो जंक फूड की तरफ टेम्पटेड होते हैं, यानी कि उनको उसका मन करता है, भर भर खाने की इच्छा होती है. It has no or negligible nutritional value and high content of sugar and salt. इसमें या तो negligible या फिर no, या तो थोड़ी बहुत या फिर बिल्कुल भी नहीं होती किस चीज की, न्यूट्रिशनल वैल्यू, और शुगर कंटेंट और सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, अब देखो हमें समझ में आ गया कि हम जंक फूड की बात कर रहे हैं. फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड. ठीक है, अब क्यों होते हैं? क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा, उसकी खुशबू, फ्लेवर और जो वैरायटी होती है मार्केट में उसकी वजह से. ठीक है, अब इसमें या तो नहीं, ये थोड़ी बहुत या बिल्कुल भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, और शुगर और सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. ये हो गया थर्ड पॉइंट, जिसकी वजह से, ये हाई शुगर और सॉल्ट कंटेंट की वजह से क्या होता है, खराब सेहत और मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों में पाए जा रहे हैं. ये हो गया फोर्थ पॉइंट. ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन गया, CADB. CADB ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो, और पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.